इधर महेंद्र सिंह धोनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह इशारा कर दिया कि वो अगले आईपीएल में भी खेलते नजर आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए आईपीएल का आखिरी सीजन हो सकता है। लेकिन एक रात पहले उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फाइनल में पहुंचने के बाद जब उनसे अगले आईपीएल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में सोचने के लिए उनके पास अभी कई महीने बचे हैं। जैसे ही धोनी ने यह बयान दिया, सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे उनके अगले साल भी सीएसके के लिए खेलने का इशारा बताने लगे। I don't know. I have 8-9 months to decide. धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। उधर फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने अपने देश में कम दूरी की हवाई यात्राओं पर बैन लगा दिया। फ्रांस की सरकार के मुताबिक यह फैसला उनके देश में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित होगा, क्योंकि मैक्रोन सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब फ्रांस में उन शहरों के बीच घरेलू उड़ानें चलना बंद हो जाएंगी जहां ट्रेन के जरिए 2.5 घंटे या उससे कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। और इस तरह का फैसला लेने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश है। इसके लिए उसने 2021 में कई एनजीओ और पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं से राय मांगी थी। हालांकि उनका मानना था कि जिन जगहों तक पहुंचने में ट्रेन से 4 घंटे लगते हों वहां तक के लिए फ्लाइट न चलाई जाए, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इसके लिए 2.5 घंटे की सीमा तय की। इस बीच इजरायल में नेतन्याहू सरकार के नए बजट के विरोध में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि लोगों के विरोध के बीच बजट संसद में पास हो गया, लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शनकारी इसका विरोध करते रहे और इजरायल में नेतन्याहू के नए बजट पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जैसे ही लोगों को इस नए बजट के बारे में जानकारी मिली, वो सड़कों पर उतर आए। यरूशलेम में तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। नया बजट पास न हो इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। वहां के संसद भवन का भी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग काफी देर तक नए बजट के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन संसद में यह बजट पास हो गया, क्योंकि नेतन्याहू यह बजट अपनी गठबंधन सरकार की राह आसान करने के लिए लाए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया कि नए बजट से नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए वो नया बजट लेकर आए हैं। असल में इजरायल में पिछले कुछ सालों से सरकार काफी अस्थिर रही है। वहां पिछले 4 साल में कई बार चुनाव हुए। बेनियामिन नेतन्याहू के हाथ से बीच में सत्ता भी छिन गई थी। हालांकि 2022 में हुए चुनाव में नेतन्याहू ने गठबंधन कर सरकार बनाई और तब से लेकर अब तक गठबंधन के भरोसे ही सरकार चल रही है। यही वजह है कि वहां की विपक्षी पार्टियों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए नया बजट लेकर आए हैं, जिसका सीधा फायदा कट्टर यहूदी समुदाय को मिलेगा। इधर द केरला स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा एक मुश्किल में फंस गई। सोशल मीडिया पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हो गई। यही नहीं, अदा शर्मा को धमकी भी दी गई कि उनका नया मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर लीक कर दिया जाएगा। हालांकि इंस्टाग्राम पर जिस अकाउंट से अभिनेत्री अदा शर्मा की कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हुई, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अदा शर्मा द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म के कलाकार कई बार धमकी मिलने की शिकायतें कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज को लेकर ही विवाद हो गया था जब पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया था। उधर दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल से अंतरिक्ष में भेजे जा रहे एक रॉकेट की लॉन्चिंग उड़ान से कुछ घंटे पहले रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक यह फैसला रॉकेट में आई तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए तैयार दक्षिण कोरिया का तीसरा रॉकेट आसमान में उड़ान ही नहीं भर पाया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग दक्षिण कोरिया के स्पेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन उसकी लॉन्चिंग से कुछ घंटे पहले ही खराबी आने की वजह से उसे टालना पड़ा, जिसकी जानकारी देते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया कि रॉकेट अगले कुछ दिनों में दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने यह ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजेगा ताकि उसके जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। 2 दिन पहले ही G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने के संकेत दिए थे और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि बाइडेन के इस नरम रुख को देखने के बाद चीन ने भी अपने तेवर बदल दिए। उसने न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बल्कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने की भी अपील की। जबकि पिछले साल अगस्त से ही ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच ठनी हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर तब पहुंच गया जब इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था। लेकिन G7 की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत के संकेत दिए, जिसके बाद चीन ने भी अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इस बीच चीन के अमेरिकी कंपनी पर बैन लगाने से अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। असल में चीन ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उसकी एक कंपनी पर अपने आप बैन लगा दिया, लेकिन ये बात अमेरिका को चुभ गई। उसने बिना देरी किए चीन को खरी खोटी सुना दी
और सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उस कंपनी पर बैन लगाने के फैसले का विरोध किया। We believe are not based in fact. 2 दिन पहले ही अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर चीन ने बैन लगाया था। चीन के मुताबिक वो कंपनी सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। असल में सेमीकंडक्टर चिप के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी और कार से लेकर लैपटॉप तक बनाने में किया जाता है। चीन इस चिप का काफी ज्यादा आयात करता है, लेकिन अब जब उसने अमेरिका की उस कंपनी पर बैन लगाया तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की, क्योंकि उत्तराखंड में खराब मौसम लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि उत्तराखंड के हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा लोगों को ओलावृष्टि और बिजली गिरने से भी सावधान रहना होगा। यानी हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने और कच्चे घरों के ढहने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इन इलाकों में तूफान आ सकता है, जिसकी आहट सुनाई देने लगी। उत्तराखंड में आंधी तूफान के अलर्ट के बीच तबाही की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। वहां हरिद्वार में भयंकर तूफान आने से एक 100 साल पुराना पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशीन की मदद से पेड़ काटकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि मंगलवार यानी 23 मई को देर रात भीषण तूफान ने उत्तराखंड के कई शहरों में तबाही मचाई, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताते हुए पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया था। इस बीच चीन के बाओथौ शहर में एक स्कैमर ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके एक आदमी को 5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, लेकिन पीड़ित जब तक उसकी असलियत समझ पाता उसके साथ फ्रॉड हो चुका था, क्योंकि आरोपी स्कैमर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर उसके दोस्त की शक्ल बना ली थी और पीड़ित को इस बात के लिए मना लिया था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। उसने उससे 5 करोड़ रुपए भी मांगे, जिसके बाद पीड़ित उसके झांसे में आ गया और उसे अपना दोस्त समझकर पैसे ट्रांसफर कर दिया और उसे 5 करोड़ रुपए का चूना लग गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए लोग नकली तस्वीरों और वीडियो को असली करके दिखाते हैं। पुलिस अब तक आधे से ज्यादा पैसे बरामद कर चुकी है, लेकिन आरोपी उसकी पकड़ से बाहर है। उधर टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जंग लड़ने का बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होंगे और इसीलिए एलॉन मस्क ने सभी देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हथियार बनाने की सलाह दी, क्योंकि युद्ध के मैदान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार न सिर्फ ज्यादा घातक और ताकतवर होंगे, बल्कि सैनिकों के मुकाबले ज्यादा तेजी से लड़ पाएंगे। एलॉन मस्क का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अब एलॉन मस्क ने भी ये दावा किया कि आगे सिर्फ ड्रोन के जरिए ही युद्ध लड़े जाएंगे। इधर स्पेन में एक फुटबॉल मैच के दौरान रियल मैड्रिड के खिलाड़ी विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी के मामले में ब्राजील में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि आरोप है कि मैच के दौरान विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी की गई। इसीलिए ब्राजील में उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया और साओ पाउलो शहर में स्पेन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली। आरोप है कि मैच के दौरान रियल मैड्रिड की तरफ से खेल रहे विनीसियस जूनियर पर कुछ लोगों ने नस्लीय टिप्पणी कर दी, लेकिन इसके बाद बवाल मच गया और कई लोगों ने इसकी निंदा की। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे समेत कई दिग्गज विनीसियस जूनियर के समर्थन में खड़े हो गए। उधर अमेरिका और मेक्सिको के बीच बच्चों की तस्करी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मेक्सिको से अमेरिका ले जाने की कोशिश के दौरान एक 4 साल का बच्चा दीवार से नीचे गिरता दिखाई दिया। आरोप है कि बच्चे को गैर कानूनी ढंग से अमेरिका ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तस्कर बच्चे को लेकर जैसे ही दोनों देशों की सीमा पर मौजूद दीवार पर चढ़ा, वो बच्चा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। असल में अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा को बांटने के लिए वहां 30 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई। आरोप है कि बच्चों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग आए दिन इस दीवार को फांदकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। और इसी तरह की एक कोशिश के दौरान ये बच्चा तस्कर के हाथ से फिसला और वापस अमेरिका में ही जा गिरा, जिसका वीडियो वहां लगे एक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इतनी ऊंची दीवार से गिरने के बावजूद उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। इस बीच बखमुत में बड़ी संख्या में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि उन्होंने यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने और देश की रक्षा करने का मौका देने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया, लेकिन बखमुत में मारे गए अपने लड़ाकों के लिए उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को जिम्मेदार ठहराया। बखमुत की जंग में पुतिन ने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप को भी उतार दिया था, लेकिन जंग के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार नहीं दे रही, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन ने जंग छेड़ने की धमकी दी थी।
और अब बखमुत जीतने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों की मौत पर एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ वलेरी गेरासिमोव पर अपना गुस्सा निकाला।